नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त की शुरुआत एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में जो चुनाव होने हैं उससे जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अपनी परंपरा को तोड़ते हुए जो चुनावों को लेकर, इन दोनों राज्यों के अहम चुनाव को लेकर पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। अभी तक चुनाव की जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक लगा नहीं है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों के लिए अपनी पहली कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में 21 और 39 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के तय करके घोषित कर दिए गए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में चेंज कैसे आया है, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, इस पर बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये क्या बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, अभी तो फिलहाल लोग इस अचरज से बाहर नहीं आ पा रहे कि बीजेपी ने इतनी जल्दी, इतने महीने पहले, डेट अनाउंस होने से पहले ही कैंडिडेट की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी। बिल्कुल हम यही बात अंकित कल भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी, करीब 3 घंटे चली थी। तब भी हमने यही कहा था कि चुनाव घोषित होने से पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना ये अपने आप में पहली बार हुआ। और न केवल बैठक हुई बल्कि नामों को भी अंतिम रूप दे दिया गया। पहली सूची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है। दर्शकों को बता दें कि 21 उम्मीदवार जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में घोषित किए हैं। इनमें 5 महिलाएं हैं, 10 अनुसूचित जनजाति के हैं और 1 जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को घोषित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 39 उम्मीदवार बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की। इनमें 5 महिलाएं हैं, 8 अनुसूचित जाति के हैं और 13 इसमें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या जो उनके कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ साथी, उनके नामों का भी ऐलान नहीं किया गया है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह या जो उनके साथ पुराने मंत्री रहे हैं या जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम भी इसमें घोषित नहीं किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। जैसा आप कह रहे हैं अंकित कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। 2018 में अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन अभी 2.5 महीने का वक्त है और 2.5 महीने पहले ही बीजेपी ने अपनी चुनाव समिति की बैठक बुलाकर जो सूची है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जारी कर दी है। निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस पार्टी के ऊपर लेने का प्रयास बीजेपी की ओर से है। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह भी अंकित कि जो कर्नाटक में हार हुई उसमें एक सबक बीजेपी ने सीखा है, क्योंकि तब हमने ये देखा था कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख मान लीजिए कल है, लेकिन आज तक आपको कई सीटों पर पता नहीं था कि उम्मीदवार कौन है। तो ये जो देरी थी बीजेपी की, वहां से उससे एक सबक सीखते हुए इस बार बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है। अखिलेश जी, मुझे उस पर जानकारी और आपसे और भी लेनी थी, लेकिन इस वक्त सीधे चल रहे हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं। ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहां पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। चलिए, तो ये इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा में बात कर रहे थे। मणिपुर की चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि ये जो विधानसभा का सत्र हो रहा है, दिल्ली सेवा बिल आने के बाद ये सत्र बुलाया गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसी को इस पर काफी चर्चा उस पर होगी, तीखे प्रहार भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के 4 जो वहां पर एमएलएज हैं, विधायक हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो आज काले कपड़े पहन के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते दिल्ली विधानसभा में नजर आए थे। लेकिन वापस मैं एक बार रुख फिर से करता हूं अखिलेश जी का, और एक बार फिर से जरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है उसमें जो क्या क्या कौन कौन है, किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, उस पर भी थोड़ी चर्चा अखिलेश जी जरा कर लेते हैं। जो आप जैसे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की लिस्ट में ना तो शिवराज सिंह चौहान का नाम है, ना किसी उनके वरिष्ठ कैबिनेट के सहयोगियों का। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में देखा है तो रमन सिंह का भी नाम नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि ये बड़े नाम हैं, चुनाव लड़ेंगे ही। तो इसको लेकर कोई असमंजस है, इस वजह से इनका नाम नहीं आया है, कारण क्या है?
देखिए, अमूमन यही होता है कि जहां पर सरकार होती है बीजेपी की, जब वहां की लिस्ट आती है कैंडिडेट्स की, तो सबसे पहली सूची में वहां के मुख्यमंत्री का नाम जरूर होता है। इसमें नाम नहीं आया, लेकिन चूंकि ये लीग से हटकर के बीजेपी इस बार चल रही है, चुनाव की घोषणा हुई नहीं, 2.5 महीने पहले आप अपनी लिस्ट लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक नया प्रयोग बीजेपी कर रही है। और हमने देखा है कि पार्टी के नेता ये कहते हैं, वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि आप ये मत मान करके चलिए कि बीजेपी हर चुनाव में वैसा ही करेगी जैसा उसने पिछले चुनाव में किया। उनका ये कहना है कि हर चुनाव नया चुनाव होता है। यही इसीलिए गुजरात में हमने देखा कि वहाँ पर मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री जो उनको बदल दिया गया था। और इस तरह कर्नाटक में भी बीजेपी ने कई परिवर्तन किए थे। यहाँ पर भी आप ये मान करके चलिए, अभी मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि कितने, जो अभी सूची आई है 21 और 39, छत्तीसगढ़ 21 और 39, मध्य प्रदेश, इनमें से कितने सीटिंग को रिपीट किया है और कितने सीटिंग के टिकट काटे, ये जानकारी भी अभी थोड़ी देर में हम निकालेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर मान करके चलिए आप अंकित कि बड़ी संख्या ऐसी होगी जबकि सीटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे। यहां पर छत्तीसगढ़ की एक सीट है पाटन करके, यहां पर विजय बघेल जो कि सांसद हैं, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। तो यह भी अपने आप एक महत्वपूर्ण बात है कि सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। तो यह दिखाता है कि बीजेपी कितनी गंभीरता से चुनाव को ले रही है। तो इसका हम ये मायने जो लगाए जाएं, अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक सांसद को, सिटिंग सांसद को विधायक के तौर पर उतारा जा रहा है, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी की बात होगी? क्या वहां पर एक नए कैंडिडेट को लाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कोशिश यह भी रहेगी, जो एंटी इनकम्बेंसी है, पिछली बार छत्तीसगढ़ का चुनाव भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का उसने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 14 और 19 दोनों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ है तो उसको भी साधने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर सांसदों को उतारने की बात बीजेपी ने पहली बार नहीं की। इससे पहले भी कई चुनाव में बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा। यहां तक कि अभी जो त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें तो बीजेपी ने अपनी केंद्रीय मंत्री, उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था, वो जीती और फिर बाद में विधानसभा की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये बीजेपी फार्मूला अपनाती आई है। लेकिन यहां पर चूंकि अब लोकसभा में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 8 महीने ही लोकसभा के चुनाव में बचे हैं, इसलिए बीजेपी ने यह भी चांस लेकर के देख लिया कि ठीक है, अगर यहां जीत जाते हैं तो यहां बने रहेंगे, नहीं तो फिर बाद में वो सांसद तो है ही। मैं एक आपसे और जानकारी चाह रहा था, ये जो हम जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे, इतना आसान इस बार छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए, मध्य प्रदेश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है। पिछली बार हमने देखा था कि 18 में वो जीते नहीं थे, उसके बाद फिर कैसे 14 महीने बाद सरकार बनी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व में या उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करने को लेकर भी कुछ चिंतन मंथन इसमें हुआ है? सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में से हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो क्या चेहरा शिवराज सिंह चौहान का होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और यह बाद में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा दोनों ही जो बीजेपी की चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, वो बरकरार रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह अनिश्चितता जो थी वो काफी पहले ही बीजेपी ने समाप्त कर दी थी। लेकिन सवाल ये कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे? अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी अभी ये कहेगी कि जीतने के बाद, परिणाम आने के बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन जो आपका सवाल है, इसका जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान ये मान करके चल रहे होंगे कि वो मुख्यमंत्री हैं, इतने लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी दोबारा सीएम बनाएगी, वही पार्टी के चेहरा होंगे। लेकिन बीजेपी जो यात्राएं निकालने जा रही है, जन आशीर्वाद यात्राएं, उनमें शिवराज सिंह चौहान अकेले चेहरा नहीं है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो महत्वपूर्ण नेता है पार्टी के, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा तो है ही, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी इसी रास्ते पर चलेगी। एक अंत का एक सवाल आपको छोड़ने से पहले, अखिलेश जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी वहां पर अब इस वक्त काम भी हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी खासी होगी कि काफी सालों से, 14 महीने का समय छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो एक फायदा मिला था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके आने का, उसके साथ जो लोग आए थे उन सबको बाई इलेक्शन में टिकट दिए गए, काफी लोगों को दिए गए, वो जीत के भी वापस आए। लेकिन क्या उससे इस बार पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा सिरदर्द बना हुआ है, खास तौर से ग्वालियर चंबल के इलाके में? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और ये बीजेपी के लिए सिरदर्द होगा, क्योंकि जो कांग्रेस का विधायक बीजेपी के उम्मीदवार को हरा करके आया, वहां पर जो बीजेपी के लोग होंगे उनकी उम्मीद ये होगी कि शायद हमें मौका मिले। लेकिन जो समझौता हुआ सिंधिया के साथ, जब वो सरकार बनाने के लिए सहयोग दिया, 22 अपने विधायकों को लेकर आए, तो समझौता यही था कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे तो जो भी सीटिंग होंगे उनको सिटिंग गेटिंग वाला फार्मूला होगा, यानी जो सिटिंग
एमएलए उसको आप टिकट देंगे। अब ये बीजेपी को ये वादा अपना पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जब बीजेपी ये वादा पूरा करने जाएगी तो जैसा मैंने कहा कि वहां पर जो हारे थे या जिनकी उम्मीदें होंगी कि पार्टी का टिकट उन्हें मिले, निश्चित तौर पर उनके मन में नाराजगी होगी, तो बीजेपी को इसका हल भी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे तो एक काफी विस्तार से चर्चा हुई। राजस्थान पे एक सवाल आपसे जरूर पूछ लेता हूं। वसुंधरा राजे को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है, काडर भी बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कि किस तरीके से प्रोजेक्शन होगा। अभी तक वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, जितनी उनकी उम्मीद थी कि उनको सामने रखा जाएगा, उन्हें एक बड़ा रोल मिलेगा, वो अभी तक नदारद है। इसके क्या मायने निकाले जाएं जो आज बीजेपी ने राजस्थान को लेकर अनाउंसमेंट करा है, 2 समितियां बनाई। निश्चित तौर पर जो वसुंधरा के समर्थक होंगे वो निराश होंगे, क्योंकि वो उम्मीद करेंगे कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी। जो आज चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है, चुनाव की मैनिफेस्टो समिति बनाई है, इन दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे या उनके समर्थकों को जगह बड़े पैमाने पर नहीं मिली। तो ये एक संदेश बीजेपी आला कमान की ओर से है कि पार्टी वहां पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार राजस्थान में बीजेपी का नहीं होगा, और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, चुनाव के बाद इस बारे में फैसला होगा। पार्टी की ये इस फैसले के पीछे एक सोच है, रणनीति है, वो ये है कि अगर आप वसुंधरा को बनाते तो चूंकि बाकी सारे नेता उनके खिलाफ हैं वहां पर, तो इसलिए गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ बीजेपी के राजस्थान में कम से कम आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने आप को मानते हैं। अगर आप किसी एक को प्रोजेक्ट करेंगे तो बाकी शायद घर बैठ जाएं या निपटाने में लग जाए। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है, इसलिए कोई भी एक चेहरा नहीं होगा पीएम मोदी के चेहरे पर, और सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी ने राजस्थान में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। लेकिन हाँ, वसुंधरा को बीजेपी दरकिनार नहीं कर सकती है, उन्हें साइडलाइन नहीं कर सकती। चाहते वो ये है कि वो केंद्र की राजनीति में आए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि राजस्थान की राजनीति में ही रहें। तो अब क्या फार्मूला निकलेगा, किस तरह से प्रचार में उनकी भूमिका होगी, क्या प्रचार समिति बनाई जाएगी जिसकी कमान उनको दी जा सकती है, ये सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में पता लगेंगी। जी बिल्कुल, और जैसे आप कह रहे हैं, वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हमें याद है, जिसमें बिल्कुल वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री के साथ बैठाया गया था। उससे भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की गई थी। अखिलेश बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे ही जो लिस्ट जारी हुई है, इसका अभी रिएक्शन जमीन पर क्या आ रहा है, किस तरीके से कांग्रेस वहां पर इसको देख रही है, और बीजेपी का खेमा क्या कह रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, हम अखिलेश जी के साथ अभी यही चर्चा कर रहे थे कि ये बिल्कुल बीजेपी के स्टाइल से जुदा है कि चुनाव से इतना पहले लिस्ट अपनी निकालने शुरू कर दी जाए, और इस बार जो 39 लोगों की लिस्ट जारी की गई है उसका विश्लेषण करके देखें। सबसे बड़ी बात है इसमें रिएक्शन अभी क्या आ रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री या कैबिनेट के कोई बड़ा चेहरा अभी तक की लिस्ट में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं तो कुछ नाम बहुत हतप्रभ करने वाले हैं अंकित, क्योंकि जैसे इसमें एक नाम जो मुझे दिख रहा है, भोपाल से 2 नाम हैं, लेकिन उसमें एक नाम जो मैंने अभी पढ़ा था, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं एक तो ज़्यादातर मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षित सीटों में से ज़्यादातर नाम इसमें से अभी ऐलान हुआ है। और इसके अलावा जैसे ओम प्रकाश धुर्वे हैं, ये पहले मंत्री थे, चुनाव हार गए थे, और इनके ऊपर भी हमने ही कहानी की थी कि कैसे इनके इलाके में एम्बुलेंस को लेकर तक पे घपला हुआ था। और ये सारी स्टोरीज इनके भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, आपको याद होगा शहला मसूद का जो मर्डर हुआ था, उस मामले में इनका नाम बहुत उछला था। वैसे बाद में इनको क्लीन चिट मिलने की बात आई, लेकिन बहुत ही विवादास्पद नाम है, कम से कम भोपाल के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ। आलोक शर्मा जो पूर्व महापौर थे, उनको भी टिकट मिल गया है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री रही हैं ललिता यादव, उनको भी टिकट मिला है। तो सरसरी तौर पर चूंकि अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट आई है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ पूर्व नेताओं को जो अनुसूचित जाति बहुल सीटें हैं, खास करके झाबुआ, अलीराजपुर, इन जगहों से, जैसे सोनकच्छ से भी उन्होंने अपने राजेश सोनकर का नाम घोषित कर दिया है, भैंसदेही से नाम घोषित कर दिया है, गोटे गांव से, बरघाट से, बिछिया से, शाहपुरा से। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि ज़्यादातर इसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान किया है। तो ये अकस्मात नहीं है अंकित, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। तो फिर चाहे उनके प्रतीक राजाओं की बात करें, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बात करें, तात्या भील की बात करें,
तमाम ऐसे मौक़ों पर बीजेपी जाती रही है और आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में शामिल करने की कोशिश करती रही है। और अब इसी के मद्देनज़र आप इस लिस्ट को देखें कि चुनाव से 3-3.5 महीने पहले खास करके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया, ताकि इन प्रत्याशियों को तैयारी का, जो बीजेपी बार बार कह रही है कि तैयारी का वक्त मिल सके। जैसा कल भी मैं बता रहा था आपको कि मोटा मोटी मध्य प्रदेश में 80-80 सीटें बीजेपी कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। 70 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस चाहे बसपा या तमाम दूसरे दल हों, उनके बीच का मुकाबला रहता है। तो ऐसे में इस बार दोनों दल कोशिश कर रहे हैं कि इन 80-80 सीटों की किलेबंदी को भी तोड़ा जाए। और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 महीनों में दिग्विजय सिंह ने जो 66 सीटों का टारगेट कमलनाथ ने उनको दिया था, जो लगातार बीजेपी लगभग 5 चुनावों से जीतती रही है, वहां पर उन्होंने लगातार दौरे किए और अब हमसे भी दावा किया कि वहां की लगभग 50% सीट वो निकाल लेंगे, ऐसा दावा है। और ये जनजाति के लिए बहुत ज्यादातर जो सीटें हैं वो बीजेपी ने गंवा दी थी, तो उनकी भी कोशिश है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वहां इनको तैयारी का मौका मिले और कांग्रेस से वो सीटें छीन कर दोबारा मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाए। अंकित, अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जो पहली लिस्ट आई है इस पर बात करने के लिए। तो बीजेपी ने कम से कम पूरी जो अपनी तैयारी है उसको आगे बढ़ाते हुए अब रण में अपने कुछ जो पहले सिपाही हैं उनकी पहली लिस्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लड़ाई में आगे कर दी है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हो रही है। इस दौरान जबरदस्त हंगामे के चलते बीजेपी के 4 विधायकों को बाहर कर दिया गया। बीजेपी के 4 विधायक मार्शल द्वारा बाहर किए गए। मणिपुर में पर संसद में भी चर्चा नहीं हो पाई, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा। यहां भी चर्चा नहीं करना चाहती बीजेपी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर पर बातचीत नहीं होने दे रही है। यहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने, मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, मणिपुर दिल्ली में मायने नहीं रखता। लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अध्यक्ष महोदय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मेरे सहयोगी शरद विधानसभा में मौजूद हैं। उन्होंने जो बीजेपी के विधायक बाहर निकाले गए उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज जैसे ही मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने इस पर आपत्ति की, हंगामा शुरू हुआ और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में बहस भी हुई। और क्योंकि जो विपक्ष के विधायक थे वो वेल में आ गए, तो कुछ विधायकों को जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने मार्शल आउट किया और बाकी के जो विधायक हैं वो सदन से वॉकआउट कर गए। और अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभय वर्मा है हमारे साथ में, ये लक्ष्मीनगर से बीजेपी के विधायक हैं। मणिपुर में चर्चा छोड़कर आप लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर के चर्चा से हमारा कोई द्वेष नहीं है। 2 दिन से विधानसभा चल रहा है। नियम 55 के तहत दिल्ली के ज्वलंत 8 मुद्दे पे हमने भी एप्लीकेशन लगाए थे। हम ये कह रहे थे कि आप दिल्ली के भी मुद्दे को चर्चा के लिए लाओ और मणिपुर का भी करो, लेकिन दिल्ली के मुद्दे 2 दिन से आप लेके नहीं आए। सिर्फ एक मुद्दा मणिपुर पे क्यों चर्चा कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी को राष्ट्रीय नेता बनाना है तो वो लोगों के बीच में जाएं। वो विधानसभा को एज ए टूल क्यों यूज कर रहे हैं? हमने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक विधायक और दर्जनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गैंगस्टर हैं। उनके रिश्ते विदेश में बैठे हुए एक गैंगस्टर के साथ साबित हो गए हैं। उस पर चर्चा करवाइए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई है हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, उन पर चर्चा करवाइए।
दिल्ली विधानसभा में यदि चर्चा नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, टैक्स पेयर्स का जो सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली विधानसभा के ऊपर इसलिए खर्च किया जाता है कि अपोजिशन दिल्ली के लोगों की समस्याओं को उठाएगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री या उस विभाग के संबंधित मंत्री विधानसभा में अपोजिशन के आरोपों का जवाब देंगे। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारा गला घोटा गया है, हमारे 6 विधायकों को मार्शल आउट किया गया है। हमने उसके विरोध में, मैंने और श्री विजेंद्र गुप्ता ने वॉकआउट किया है। हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा के अंदर भी होगी, विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी हम मजबूती से अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये इस तरह से काले कपड़े पहनकर जो बीजेपी के विधायक हैं, इस तरह के प्लेकार्ड लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिट्टू बजरंगी की, जिसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिट्टू बजरंगी ने नू पुलिस ने उसके आसपास से और उसके निशानदेही पर 8 तलवारें बरामद की हैं। अगली तारीख 31 अगस्त को दोबारा उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यू हिंसा का आरोपी है बिट्टू बजरंगी और इसको निमका जेल सुरक्षा कारणों से भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी को कल परसों मंगलवार को पुलिस ने काफी दौड़ धूप के बाद पकड़ा गया था। सीसीटीवी में ये सब कैद हुआ, किस तरीके से भाग के अपने घर पहुंच रहा था। पुलिस वाले सादी वर्दी में पुलिस वाले थे और उन्होंने उसको भागकर पकड़ा और फिर इसको लेकर आए। नू हिंसा में बिट्टू बजरंगी कैसे जुड़ा हुआ है? ये बिट्टू बजरंगी नू हिंसा से पहले इसके कई सारे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें धमकाता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद ये भी कंप्लेंट की गई कि ये नू में जब हिंसा चल रही थी तो हथियारबंद लोगों के साथ जा रहा था और पुलिस ने जब इनको रोका तो ये हथियार छीनकर वहां से भागने में भी सफल रहे ये लोग। तो ये काफी गंभीर आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको भेज दिया गया है, क्या पुलिस कह रही है अब तक? इसने क्या क्या बताया है? क्या तफ्तीश में आगे बात बढ़ी है? देखिए, बिट्टू बजरंगी जो है वो 1 दिन के पुलिस रिमांड पर था और उससे पूछताछ पुलिस ने की। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर 8 तलवारें बरामद की गई हैं। दरअसल जो नू की एसपी उषा कुंडू हैं, उनकी शिकायत पर एक केस दर्ज हुआ था और उसमें अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि वो 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान ड्यूटी पर थी। उसी दौरान बिट्टू बजरंगी अपने साथियों के साथ वहां पर आया और उनके हाथों में तलवार थी। जब उनसे तलवार छीन ली गई और वो तलवारें पुलिस की गाड़ी में रख ली गई, उसके बाद बिट्टू बजरंगी पुलिस की गाड़ी के आगे बैठ गया और फिर उनके लोगों ने पुलिस पर हमला करके वो सारी जो तलवारें थी वो गाड़ी से निकाल ली और वहां से चले गए। तो वही 8 तलवारें न्यू पुलिस ने बरामद कर ली हैं और उस पर हिंसा का आरोप है, धमकी देने का आरोप है और उसके अलावा जो भड़काऊ उसने बयान दिया था उसका भी एलिगेशन है। तो उसको 1 दिन के रिमांड पर दिया गया था और आज उसको पेश कर किया गया, जहां से कोर्ट ने उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब उसको 31 अगस्त को पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश और भूस्खलन हो रहा है उससे हिमाचल प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल हमसे बात करते हुए कहा कि जो बेजा इस्तेमाल और बिना नियम कायदे का ध्यान रखते हुए जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, यानी कि जो निर्माण काम हो रहे हैं, उसके कारण यहां पर काफी भारी तादाद में जिस तरह से भूस्खलन में नुकसान हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। कुदरत का कहर हिमाचल प्रदेश में जारी है। राज्य की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। हिमाचल प्रदेश में दशकों बाद ऐसी तबाही सामने देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि नुकसान का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। बारिश और भूस्खलन से इस बार जो हालात बने हैं उसमें जो जिंदगी है लोगों की काफी मुश्किल बना दी है। कई जगहों पर भूस्खलन से बड़ी संख्या में मकान ढह गए हैं। विश्व धरोहर की सूची में शामिल कालका शिमला रेल लाइन जो है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। शिमला में 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इधर हिमाचल प्रदेश के समरहिल इलाके में राहत और बचाव का जो काम है वो अभी भी जारी है। यहां पर पिछले 2 दिनों में 13 शवों को निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ और लोग
या उनके शव अभी भी दबे होने की आशंका है। सोमवार को भारी बारिश के बाद 100 साल से ज़्यादा पुराना शिव मंदिर ढह गया और उसमें काफ़ी सारे लोग हताहत हुए। शिमला से और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बिल्कुल हृदय विदारक जो कहानियां सामने आ रही हैं, लोग किस तरीके से अपने परिवारों को खो चुके हैं, वो दिल दहला देने वाला है। शिमला में सोमवार को एक परिवार ने अपनों की तलाश में जुटा रहा। जिस शिव मंदिर के हादसे में 14 मृतकों के शव निकाले गए हैं, उनके अलावा परिवारों ने 8 और लोगों की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। तलाश गुम जो लोग हैं, अभी भी जो घर ढहे हैं, उन परिवारों से हमारे सहयोगी परिमल ने बात की। आपके लिए विशेष रिपोर्ट। फिलहाल हमारे साथ वैसे कुछ परिवार हैं जो जिनके अपने शिव मंदिर में जो उस दिन वाकया हुआ सोमवार को, उसके बाद अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। उनकी खोज खबर लेने आए हैं। एनडीआरएफ और बाकी टीमें यहाँ पर काम जरूर कर रही हैं। यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके भी कोई अपने हैं? हाँ, मेरे 2 परिवार हैं यहाँ पे किन्नौर से, एक शंकर नेगी और दूसरा अविनाश नेगी। इसी में? हाँ, इसी में। उस दिन पूजा करने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी 3-4 दिनों से हम लगातार ढूंढ रहे हैं। अभी तक 3-4 दिनों से लगातार आ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सुबह से शाम तक रहते हैं? सुबह से शाम तक रह रहे हैं, दिन भर ढूंढ रहे हैं, कोई सुराग नहीं मिल रहा अभी तक भी। कोई नहीं मिल रहा। आप लोग साथ में हैं? आप लोग साथ में हैं। आपके भी कोई यहाँ पे हैं? जी जी। रियल मेरे बड़े भाई है। बड़े भाई? मेरा सक्का बंजा है जी। तो 4था दिन हो गया, मिले नहीं। और ऐसे ही जिस दिन वाकया हुआ उसके बाद से रोज दिन आ पा रहे हैं? रोज दिन जी। मैं तो गांव में था, मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का रहने वाला हूँ जी। गांव बुरुआ भाई और भांजा है? बिल्कुल रियल। कोई आपके भी यहाँ पर थे या? हाँ बिल्कुल, हमारे भी छोटा ब्रदर है। ही वॉज जस्ट 42 ईयर, लोकल हैबिटेंट है, यहीं के है। तो 4था दिन आज रेस्क्यू करते हो गया है और मिसिंग है, अभी तक नहीं मिली है। 13 डेड बॉडी जो है, 13 डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। और उसमें से एक मिसिंग, मतलब एक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, उसमें 12 हुई। हाँ, 12 आइडेंटिफाइड है। ये कह रहे हैं कि 21 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया है कि उनके कोई अपने दबे हो सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। अभी इसमें 9 तो आइडेंटिफाइड है जो अभी मतलब है, मिसिंग हैं, जो यहाँ पे जो है। उसके अलावा जो है नोबडी नोज कि कौन मंदिर में आ रहे जा रहे, उनका भी कोई तुम्हारा। आप भी रोज दिन आ रहे होंगे सब दिन की? बिल्कुल बिल्कुल, 4था दिन है आज, रेस्क्यू करते 4था दिन हो गया। हमारा ब्रदर है, अभी डे नाइट लगे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं अभी। जो अब प्रयास तो जारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जारी लगे हैं, एनडीआरएफ वाले भी लगे हैं, लोकल हैबिटेंट वो भी सहयोग में लगे हैं। इसरो ने आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो चंद्रमा की कक्षा में रहकर वहां पर आगे का जो पूरा जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से रेडिएशन का जो अध्ययन है वो करेगा। जबकि 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। लैंडिंग के बाद जो लैंडर है उससे 6 पहियों वाला जो रोवर है वो बाहर निकलेगा। जो एक चांद है उसकी जो पूरी 14 दिन तक अगर हम बात करें तो वो यहां पर प्रयोग करेगा। और इसके बाद एक और दिलचस्प बात यह भी होगी कि दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि भारत का चंद्रयान 3 और वहीं रूस का जो लूना 25 है, जो कि चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा है, किसका मिशन चांद पर पहले लैंड करता है और कितनी सफलता इस मिशन को मिलती है। आपको बता दें, रूस का भी लूना 25 बिल्कुल सेम विंडो में चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चांद की कक्षा में दोनों इस वक्त हैं और अब एक रमज़ीदार रेस लगी हुई है कि रूस और भारत में से पहले कौन अपने स्पेसक्राफ्ट को वहां पर लैंड करा पाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।